सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मेडमार्ट स्टडी सर्किल की तरफ से, अक्षय भारद्वाज की तरफ से। बेटा हम अपने फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे, इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी, लगातार मिलेंगी, क्योंकि परीक्षा की घड़ी पास आ गई है। परीक्षा की घड़ी पास आ गई है। जिन बच्चों ने अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, वो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। वो हमारा मेडमार्ट स्टडी सर्किल पे फर्स्ट चैप्टर डला हुआ है और चैप्टर को छोटा रखा गया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं उनको ही कवर करा गया है, बाकी का आगे पीछे का सब चीज हटाया गया है। आज मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बेटा जो सोर्स ऑफ बुक लिया है वो टी आर जैन और वी के ओरी, टी आर और जैन और वी के ओरी की मैंने किताब का जो सोर्सेज लिया है आपके सामने। बहुत अच्छी किताब है हमारी पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में इससे बढ़िया किताब नहीं है। हालांकि संदीप गर्ग भी एक अच्छी किताब में शामिल होती है, बट मेरा खुद का अनुभव रहा है टी आर जैन वी के ओरी की जो किताबें हैं। मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खुद क्लास 12th में टी आर जैन वी के ओरी से पढ़ा, लंबे समय से टी आर जैन वी के ओरी को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा कंटेंट इन्होंने दे रखा है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। आज का विषय हम चालू करते हैं। छोटा चैप्टर हमारा है, फर्स्ट चैप्टर मैं करा चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसको सर्च करेंगे आप इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। हमारे स्कूल्स में या मैं देखता हूँ टीचर्स ने इन दो चैप्टरों पर बहुत कम फोकस रखते हैं, इन दो चैप्टरों पर बहुत कम फोकस रहता है स्टूडेंट्स। बट ये दो चैप्टर जो कवर करते हैं हमारा, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शंस एंड द चैप्टर 2, 3 नंबर कवर करते हैं। 3 नंबर, मैं 3 नंबर के लिए मेहनत कर रहा हूँ अभी इस वीडियो से। धीरे धीरे हम नेशनल इनकम पे भी आने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स, 1 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स दो पार्टों में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स एंड द कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स को ही कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये फर्स्ट पार्ट है। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कंजप्शन गुड्स और अ कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका कई बार पूछा गया, आपके सेट पेपर्स में आपने देखा भी होगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ जल्द से जल्द। अब वीडियो का लिंक टूटेगा नहीं, लगातार वीडियो आएंगे। कुछ हमारा टेक्निकल एरर आ गई थी, जिसकी वजह से हम 15 दिन से वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। अभी हमने दोबारा से रिनोवेशन कराया अपने पूरे स्टूडियो का, सब चीज़ हमने चेंज कर दी है। i5 हमने ले लिया, और भी जो कैमरे वैमरे की जो क्वालिटी थी सब बेहतर करने की कोशिश करी है। बाकी आप सब लोगों का साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा बड़े भाई बहनों का, तो हम बेहतर से बेहतर करेंगे। बेटा फाइनल गुड्स एंड द कंजप्शन गुड्स, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड द कंजप्शन गुड्स। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वही टॉपिक मैं छूने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स का मतलब है, फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स विच क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। विच क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बेटा पिछले साल यानी कि अभी जो साल गया उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया फाइनल गुड्स के ऊपर। पिछले जो पढ़ाऊंगा उसका पूरा का पूरा आपको विवरण भी दूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन आई पिछले साल 1 नंबर में। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स विच क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। क्या सर मैं इस पे लिख सकता हूं क्या कुछ? कैसे? जी, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for the final users। वो गुड्स जो कि फाइनल यूजर्स के लिए तैयार हैं, वो फाइनल गुड्स कहलाए जाते हैं, जो मार्केट में बिकते हैं। हम मुझे मैगी खानी है, मैं मार्केट में गया, मैगी खरीद के लेकर आया, शिमला मिर्च खरीद के लेकर आया, प्याज खरीद के लेकर आया, उसको मैंने बनाया, जब बन के तैयार होगी मैंने खा लिया, इज अ फाइनल गुड्स। दैट्स इट, ज्यादा समय हम इस पर नहीं दे रहे। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, इसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन आपकी सबकी अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब सर मुझे इसको एग्जिट करना होगा तो ऐसे पैक कर दूं, है ना? intermediate goods, intermediate goods are those goods which are within the boundary line of protections, जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स एंड दोस गुड्स आर नॉट रेडी फॉर बाय द फाइनल यूजर्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जा सकता है। वो गुड्स जो कि अभी मार्केट में उतरने के लिए तैयार नहीं है, अभी वो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है,
तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती है आपकी। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, जी, intermediate goods are those goods which are within the boundary line of production. Value is yet to be added to those goods and these goods are yet not ready by the final users. इसके मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सिर्फ बुक के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पश्चिमी यूपी में बड़ी मात्रा में टीआर जैन और वीके ओरी की बुक लगी हुई है। जब आप मेरा लेक्चर लें तो आप टीआर जैन वीके ओरी सामने लेकर बैठे, और ये जो इधर की सारी चीजें इनको कुछ आपको नहीं पढ़ना है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सिर्फ वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो मैंने आपको फाइनल गुड्स बता दिया बेटा, मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स बता दिया। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वीडियो की लेंथ अब थोड़ी लंबी मिलेंगी आपको क्योंकि हम फुल फेस चैप्टर के साथ जाएंगे। हो सकता है वीडियो हमारी 45 मिनट्स 50 मिनट्स या 80 मिनट के आसपास की मिलेगी। कुछ बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी जो ऑफलाइन बैचेस के अंदर हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आके नहीं जुड़ सकते। उनका ये कहना था कि सर प्लीज जल्द से जल्द नेशनल इनकम चालू करा दें क्योंकि स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्टेड हो चुके हैं और नेशनल इनकम बच्चों के सिर में दर्द करने वाली चीज है। बेटा नेशनल इनकम ऐसा करा दूंगा, ऐसा नेशनल इनकम हो जाएगा कहीं आपको नहीं मिलेगा। मेरे खुद के शॉर्टकट्स हैं और जो अपने खुद के शॉर्टकट्स होते हैं ना वो किसी के पास नहीं होते। इट मीन्स मैंने जहाँ ट्यूशंस लिए जब मेरा 12th करता था उनके सर के खुद के शॉर्टकट्स थे, मगर धीरे धीरे अपने अध्ययन वाले क्षेत्र में आ गए, पढ़ाई वाले क्षेत्र में आ गए, पढ़ाई वाले क्षेत्र में आ गए तो फिर अपने खुद के शॉर्टकट्स निकलते चले गए। ऐसे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। बेटा ये बहुत, मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स की डेफिनेशन तो बता चुका हूं मैं आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस का, इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स का डिफरेंस। बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर आप डिफरेंस में सिर्फ डेफिनेशन हम लिखे हैं, क्या डेफिनेशन लिखने से काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल डेफिनेशन लिखने से काम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा कंटेंट आप और इसमें बढ़ा सकते हैं 2 नंबर में। 1 नंबर में अगर आपका आ जाता है तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। जहाँ से आप कर सकते हैं। ज्यादा में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के ऊपर नहीं आ रहा, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं क्या एंड द फाइनल गुड्स होते हैं क्या। नेक्स्ट हमारा मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आर द 2 टाइप, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होते हैं। एक आपका इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स फर्स्ट टाइप हो गया, एंड द सेकंड इज द कंजप्शन गुड्स, जिसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। कंजप्शन गुड्स के अंदर इस बार थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पिछली बार कई सारे बच्चों ने या टीचर्स ने, बच्चे तो नहीं, टीचरों ने रिट डाली इसके ऊपर कि सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी डेफिनेशंस तो इस बार नहीं है बट एग्जांपल्स पूछ ले जाते हैं। बट मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, जो चीज है पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको चलूंगा। बेटा कंजप्शन गुड्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड द नॉन मेटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कौन से हैं? आपको दिख रहा होगा, बुक आपके पास होनी चाहिए तो आप थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कुछ सालों तक चलते हैं, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कहते हैं। ध्यान रखिए कंजप्शन का मतलब क्या है कि जो मैं खुद कंज्यूम करूं, यानी कि जो कस्टमर खुद कंज्यूम करे, उसको व्यापार के लिए इस्तेमाल ना करे। जिस प्रोडक्ट को व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं करा जा सकता उसको हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं, टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। आप देखोगे टीवी थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, महंगा आता है, 10, 12, 14, 15 हज़ार, 16 हज़ार का। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो 20, 22 हज़ार का आपका अच्छा टीवी आ जाता है। तो वो कितने साल चलता है आपका? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आपका आ जाता है, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के अंदर आ जाता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? अच्छा सेमी, अच्छा इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स क्या? सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर स्लाइटली मोर। अब बच्चों को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन जाती है इनके, सर अब समझ में नहीं आई बात। ड्यूरेबल गुड्स आपने बता दिया, जिस वो गुड्स जिसका इस्तेमाल हम कई कुछ सालों तक करते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? थोड़ी हाई होती है। ठीक, सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कौन सा है? वो गुड्स होते हैं जो कि 1 साल या उससे थोड़े और ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। सर ये गोल गोल सा कैसे गायब होगा? ये अच्छा ये ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है हो गया सर। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर।
1 साल या 1 साल से ज्यादा। अब देखो इस दोनों में कंफ्यूजन है, तो दैट्स व्हाई बोर्ड ने क्या करा, उसको हटाया। तो बोर्ड ने कंसीडर करा 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया, टीवी एक एग्जांपल पूछ लिया गया कि पूछा गया बोर्ड ने कि बताओ इज अ ड्यूरेबल गुड और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कुछ बच्चे को सेमी ड्यूरेबल गुड्स करके आए, कुछ बच्चे ड्यूरेबल गुड्स करके आए। बाद में बोर्ड ने इसको कंसीडर करा कि जो बच्चे सेमी ड्यूरेबल गुड्स करके आए उसको भी 1 नंबर मिलेगा, और जो बच्चे ड्यूरेबल गुड्स करके आए उसको भी 1 नंबर मिलेगा। तो दैट्स वाई सीबीएसई ने इस बार क्या करा, थोड़ा सा इसमें चेंज और थोड़ा सा बदलाव करा है। इसकी डेफिनेशन हटा दी है, एग्जाम्पल्स आपको देगा, और दो अगर टीवी आपके सामने एग्जांपल आ जाता है तो आप ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स करके आए तो भी नंबर मिलेंगे। आपके सामने इलेक्ट्रिक गुड्स, कोई क्रॉकरी फर्नीचर आ जाए, आप ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स करके आ जाए तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको दोनों केसेस में क्या हो रहे हैं, ये नंबर मिल रहे हैं। आपसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा, वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, कंजप्शन गुड्स क्या ड्यूरेबल गुड्स पार्ट है कंजप्शन गुड्स का, यस। क्या सेमी ड्यूरेबल गुड्स पार्ट है कंजप्शन गुड्स का, यस। क्या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पार्ट है कंजप्शन गुड्स का, यस। नॉन मेटेरियल गुड्स और सर्विसेज द पार्ट ऑफ अ कंजप्शन गुड्स और नॉट, यस। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। जी, आगे आते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which are used up for इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। मतलब सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन का मतलब क्या है कि मैं मार्केट में गया, ब्रेड लिया खाया, मैं मार्केट में गया, दूध लिया पी लिया, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। इस्तेमाल करा, खत्म, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। मैं टीवी लेकर आया, उसका अस्तित्व है, 4-5-6 साल, 3-4 साल चलेगा। मैं बाइक ले आया, वो 15 साल चलेगी। ठीक है, मैं कपड़े को प्रेस करने वाली जो स्त्री होती है, जो प्रेस होती है, उसको खरीद लाया, उसका अस्तित्व रहेगा। समझ में आई बात। बट सिंगल कंजप्शन गुड्स का मतलब क्या होता है, सिंगल कंजप्शन गुड्स का मतलब कि एक बार इस्तेमाल करो और खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, एलपीजी हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, ब्रेड हो गई, टॉफी हो गई, चॉकलेट्स हो गई, कोई भी खाने पीने की चीज, तो ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स उसको हम कहते हैं। ठीक बेटा, ये आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया आपको, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ड्यूरेबल गुड्स कंप्लीट हो गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंप्लीट हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंप्लीट हो गया, नॉन मेटेरियल गुड और सर्विसेज कंप्लीट हो गया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ड्यूरेबल गुड्स कंप्लीट, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंप्लीट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेरियल गुड और सर्विसेज, नॉन मेटेरियल्स गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ओके डन। हाँ, सर्विसेज आर दोस नॉन मेटेरियल गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, आप उसके बदले मुझे पैसे दे रहे हैं, तो इज अ सर्विसेज, तो उसको हम सर्विसेज कहेंगे। डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हुआ, इज ना आपके सर्विसेज, आपके वो किसका पार्ट होगा, सर्विसेज का पार्ट होगा, इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक, इज अ इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो कि दिखता नहीं है, सर्विसेज आपको दिखती नहीं है। ठीक है, तो इज अ नॉन मेटेरियल गुड्स और सर्विसेज, इसको हम नॉन मेटेरियल गुड्स और सर्विसेज कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। आप लॉयर आपका केस लड़ेगा, तो जो उस प्रीसीडिंग को आप सुन सकते हो, छू नहीं सकते। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको एहसास कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसके बदले आप मुझे उस पैसे दे रहे हो, तो उसको क्या कहा जा सकता है, इज अ नॉन मेटेरियल्स सर्विसेज उसे कहा जा सकता है, इज अ इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया आपको, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन मेटेरियल गुड एंड सर्विसेज। आप मुझे बता देना कुछ अगर प्रॉब्लम आपकी होती है तो आप मुझे बता के चलेंगे इनके सर ये थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें कि सर इसको एक्सप्लेन कर दे, तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नोट्स में आपको दे दूंगा। या लगे कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो या बहुत तेज पढ़ा रहे हो, तो आप मुझे सब बताएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेडमार्ट स्टडी सर्किल, जैसे आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेडमार्ट स्टडी सर्किल आपको मिल जाएगा। जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा टॉपिक, ये हमारा, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक मैंने कुछ टॉपिक आपको क्या पढ़ा है, मैंने आपको अभी इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड द सर्विसेज, ये सब चीज़ मैं आपको करा दिया मैंने। हाँ ठीक है, कुछ पोर्शंस डिलीटेड हैं, बट डेफिनेशंस डिलीटेड है आपकी, मगर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इसमें। बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने क्लास 11th में पढ़ा है, आपने इन्वेस्टमेंट का टॉपिक 12th में भी कवर करा होगा, कॉमर्स में, वाणिज्य में कवर करा होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या, कॉन्सेप्ट्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमें समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, कुछ बच्चों का कहना है कि सर संदीप गर्ग में टॉपिक नहीं है, या जो नया प्रकाशन आया उसमें टॉपिक नहीं है, बट ये हमारा कंसिडर्ड है, एक नंबर में कंसिडर है। मैं आपको बता दूं, हम कोई रिस्क नहीं ले रहे इसमें कि जो चीज़ हम आपको बता के चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का आपको एक फॉर्मूला लिखना है, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अच्छा, पेन का रंग बदल लूँ मैं, ये पेन इससे होगा, ब्लैक कर लेता हूँ। हाँ, ये सही है। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड फॉर कैपिटल स्टॉक, एंड द चेंज मींस चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के, इसका फॉर्मूला बनता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ये आप ध्यान रखें, अपने दिमाग में रखें कि आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। आई मींस इन्वेस्टमेंट, के मींस कैपिटल स्टॉक, एंड द चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर बेटा? अब इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट के टू कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज एन इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये दो आपके components इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या था? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, increase in the stock of fixed assets like plants and machinery of the producer during an accounting year। मतलब मेरे पास अभी एक मशीन है, फिर मैं 2025 में 2024 में एक मशीन थी, फिर 2025 में एक मशीन और मैं खरीद के लेकर आया, तो इज ना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ज़्यादा पेपर में इसका पूछा नहीं जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टमेंट, आप ऊपर जो फॉर्मूला है वो लिख कर आ जाएंगे आप इन्वेस्टमेंट का, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के, या आप इसका फॉर्मूला लिख कर आ जाएंगे, और आप लिख देंगे, पूछा जाता है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में लिख देंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट refers to increase in the stock of fixed assets like plant and machinery of the producer during an accounting year। during an accounting year, ये पूरी डेफिनेशन आप लिख कर आ जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। इज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? देन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं जरा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ऑफलाइन कंपटीशन बैचेस में चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा वो बैचेस में चालू हो चुके हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने वो क्लासेस स्टार्ट कर दिया। सुबह 6 से 10 बजे तक का बैच है। अभी हमने मॉर्निंग बैच बनाया है, अभी हमने कोई इवनिंग बैच हमारे पास अभी हमने बनाया नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों का रुझान आता रहेगा तो वो भी हम बनाते चलेंगे। और जल्दी हम एक ऑनलाइन क्लास भी लेकर आ रहे हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, स्पेशली कंप्यूटर टीचर की। स्पेशल कंप्यूटर टीचर की एक हम क्लासेस लेकर आने, हमारे एक सर से बात हो रही है, अगर उनसे बात हो जाती है, वो तैयार हो जाते हैं, तो जल्दी एलटी ग्रेड की कंप्यूटर क्लासेस भी क्या मिलने वाली हैं आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ओनली कंप्यूटर क्लासेस, एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। तो कंप्यूटर टीचर का जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है, उसको डिस्क्रिप्शन उस चीज़ को पढ़ाना, हम एक टीचर से बात कर रहे हैं, तो वो हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर आने वाले हैं। आप अपने भाई बहन मम्मी पापा जिसने एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा हो तो उसको आप बता दें, इसलिए मैंने आपको बताया। यस, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, तो उसके इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? एक कोल्ड स्टोर जहां पर हम कोई सामान को रख सके, इसे इन्वेंटरी। तो यही आपको बता रहा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक, प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक। फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, वो इन्वेंटरी स्टॉक्स कहलाया जाता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक, मतलब ऐसा समझो कि मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, मैं कपड़ा बनाता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास जब मैंने अपना व्यापार चालू करा, जब मैंने अपना बिजनेस चालू करा, तो 2020 में मैंने जब बिजनेस चालू करा तो मेरे पास एक मशीन थी। तो जब 2021 में मैंने 2 मशीनें और खरीद ली, तो मेरे पास टोटल मशीनें कितनी हो गई? 3 हो गई। तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, वो तो क्या हो गया आपका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 2025 में मेरे पास 10 मशीनें हैं, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है आपका, कि मैं उन मशीनों से कपड़े बनाता हूँ, टी शर्ट्स बनाता हूँ, जीन्स बनाता हूँ, एटसेट्रा, कुछ भी बनाता हूँ। मैंने वो कपड़े क्या करा, अपने स्टॉक में डाल दिए, मतलब
आउट ऑफ सीजन हो गए तो मैंने डाल दिया, अगले साल काम आएंगे, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लिख रखा उन्होंने फिनिश गुड्स हो, अनसोल्ड गुड्स हो, वो गुड्स जो अभी बिके नहीं, अगले साल मैंने देखा कि बेचूंगा मैं उस प्रोडक्ट को, तो मैंने उसको अपने इन्वेंट्री में डाल दिया, उसको मैंने अपने स्टॉक में डाल दिया कि भाई ठीक है भाई अगले साल हम इसको देखेंगे, अब बन गया तो नहीं बिका तो इसको डाल दो, ठीक। वो आपके या सेमी फिनिश गुड्स, वो सेमी फिनिश गुड्स आपके यानी इसको हम अभी जो बने नहीं है उसमें काम चल रहा है, अभी अभी ठीक रूप से अब इसको हम बना नहीं पाए, तो वो हमने क्या करा अपने स्टॉक्स में डाल दिया, जैसे इन्वेंट्री में डाल दिया। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको इतना हमें समझना है। इन्वेस्टमेंट आपका आया 2 नंबर या 3 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट का डेल्टा के आई इज टू डेल्टा के, आई इज टू डेल्टा के आप ये फॉर्मूला लिख कर आओगे। आप क्या होगे कि इन्वेस्टमेंट दो टाइप के आपके होते हैं, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज अ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की आप डेफिनेशन लिख दोगे जो कि मैंने आपको बताई अभी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आप लिख दोगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अरे ये रहा, fixed investment refers to increase in the stock of a fixed assets like plant and machinery of the producer during an accounting year। अगर fixed investment की आपकी डेफिनेशन आती है, इन्वेस्टमेंट 3 नंबर में आपके सामने आ जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आप लिख देंगे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, ठीक, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। डन बेटा, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको क्या कराया, इसको बताया, इसको कवर कराया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सेकंड चैप्टर के हम जो आपको जो बेटा जो बता रहा हूँ ना उसको करते चलें, जो बता रहा हूँ उसको करते चलें। एग्जाम पास आ ही गए आप मान के चलें, जो करा रहा हूँ उसको करते चलें। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, नोट्स में इनबॉक्स में डाल दूंगा, जो मुझे कहेगा कि सर प्लीज नोट्स, वो नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा सर मुझे इसके नोट्स दे दो, नोट्स में क्या होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो चीज टाइप्ड होंगी, पीडीएफ में होंगी, आप उसको पीडीएफ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी पीडीएफ में होगी, आप उससे बहुत आसानी से वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप नोट्स अपने घर पे प्रिंट निकलवा के रखें, उसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक बेटा। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप अकाउंट बैकग्राउंड से है तो डेप्रिसिएशन आप पढ़ के आए होंगे, आपको डेप्रिसिएशन पता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक। 12th में आपने पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो मीनिंग आपने डेप्रिसिएशन का अकाउंट में पढ़ा है सेम मीनिंग आपका इकोनॉमिक्स में है। मैं इसको थोड़ी सी अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब है घटना, घटाव। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घटना। घटना मतलब किसी वैल्यू, किसी की वैल्यू घटना इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ अमाउंट। मैं बाइक खरीदी, मैंने बाइक खरीदी 2025 में, कोई नया मॉडल निकलवाया अपाची का। अब 5 साल बाद मैंने जैसा इस समय 1.5 लाख रुपए की बाइक ली, 1,20,000 1,25 मतलब 1.5 लाख रुपए की मैंने बाइक ली है, तो 5 साल बाद वो घटेगा, उस पर रेट क्या होगा, घटेगा। ये नहीं कि अब 1.5 लाख रुपए मुझे उससे मिलेंगे क्योंकि वो चली है, एक्सीडेंट हो गया या एक्सेट्रा जो भी है, तो आपका उस पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। इस तरह की चीजों पर डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट्स पर हम जो डेप्रिसिएशन लगता है हमारा, फिक्स एसेट्स पर हमारा डेप्रिसिएशन लगता है बेटा। फिक्स एसेट्स पर हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो इस तरह की चीजों पर हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सेप्टेड एब्सोल्सेंस। एक्सीडेंटल डैमेज कहने का मतलब मैंने गाड़ी ली, वो ठोक दी, तो अब गिर मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो उसका रेट घटेंगे, अब उसके ऊपर क्या है, अब डेप्रिसिएशन लागू होगा। 5 लाख की गाड़ी थी, अब एक्सीडेंट हो गया, तो अब कौन खरीदेगा भाई उसे, है ना। 5 लाख की गाड़ी तो खैर कोई नहीं आती, 5 लाख की गाड़ी का मैं करूँ नैनो ही आ जाएगी, मगर अगर 10-12 लाख की आपने गाड़ी ली और उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने 3-4 साल चलाई, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब आप उसे बेचना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसी रेट में बिक जाएगी, क्योंकि वो एक्सीडेंटल डैमेज के अंदर कंट्रोलेबल होती है, वो डेप्रिसिएशन ही काउंट होता है। एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। आउटडेटेड कहने का मतलब क्या है कि इस समय आपका आईफोन प्रो मैक्स 16 चल रहा है, 15 चल रहा है, पता नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं, बट हाँ अगर इस समय अपडेटेड 16 है तो अब क्या होगा, अगले साल 17 आ जाएगा, तो 16 के रेट घट जाएंगे, तो आउटडेटेड हो गया।
था ना, वो चीज क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस कहते हैं उसे। तो डेप्रिसिएशन आपके सामने आ गया तो आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन बेटा फिक्स एसेट्स पे लगता है आपका, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। ये 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया था, बच्चे घूम गए थे, जो कह रहे कि सर ये क्या चीज आ गया, एक्सपेक्टेड ऑप्शंस का मतलब आउटडेटेड हो जाना, टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाना। अब एआई आ गया, एआई चल रहा है आपको पता है, तो अब जो पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो सब खत्म हो गई, उनके रेट घट गए, कम हो गए। अगर आप मार्केट में आप आईफोन 12 लेने जाओ, 13 लेने जाओ, 14 लेने जाओ तो सस्ते मिल जाएंगे। मगर अभी जो अपडेटेड चल रहा है, जो भी चल रहा है सर, कौन सा चल रहा है इस समय अपडेटेड, आईफोन 16 प्रो मैक्स है ना, 16 प्रो मैक्स इस समय अपडेटेड चल रहा है, तो वो उसकी रेंज भारत में मे बी 2 लाख के आसपास है सर, है 1.5 पौने 2 जो भी है विद जीएसटी के साथ। तो अब अगर मैं मार्केट में 15 लेने जाऊंगा या 14 लेने जाऊंगा तो मुझे सस्ता मिल जाएगा। हाँ, जब लॉन्च हुआ था 14 या 15 तो उस समय उसका हाई प्राइसेस थे। तो कहने का मतलब है आउटडेटेड हो जाना कोई चीज़। फ़ोन से मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, कोई मार्केट में नई चीज़ आती है तो वो महँगी होती है। धीरे-धीरे जब लोग उसे खरीदते चले जाते हैं तो सस्ती होते चले जाते हैं। अब आप देख लो हमारे पास ये टीवी लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज से अगर आप देखोगे 6 साल या 7 साल पीछे, कोविड से पहले जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो किसी-किसी टीचर के पास ये टीवी था, तो वो मुझे ध्यान है कि जब हम वो यूट्यूब वीडियो देखते थे तो वो कहता था कि मैं चाइना से मैंने मँगवाया है और मुझे बहुत महँगा पड़ा है ना? अब आप देख रहे हो धीरे-धीरे आप ऑनलाइन क्लासेस बढ़ती चली जा रही हैं। हालाँकि सस्ता अब भी नहीं है, आप देखेंगे विद जीएसटी के साथ अगर आप कोई अच्छा कंपनी का लेते हैं, जैसे हमारा इवोटा का है तो तकरीबन या टीचमिंट का है, विद जीएसटी के साथ 1,20,000 या 1,40,50,000 के आसपास का पहुँच जाता है। ख़ैर, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आपसे ऐसे उम्मीद करता हूँ। बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब आप कर लें, रेगुलर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं इसके ऊपर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको डेप्रिसिएशन के विषय में बता दिया। डेप्रिसिएशन के विषय में बहुत छोटा बताया, आगे-आगे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा तो हम जब भी आपको बताएँगे। क्योंकि हम अकाउंट पढ़ा नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको पूरा टॉपिक का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट की क्लासेस जब हमारी चलेंगी, तो आपको बता दिया जाएगा या आपने अपने मापड़ा अकाउंट में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के विषय में। तो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आपका लगता है, तो ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, मगर जब भी थोड़ा-सा आपको इसके विषय में बता देता हूँ, क्योंकि 2015-16 में क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी, तो मैंने तो कराया था अपने बच्चों को, हमारे वाले बच्चे करके भी आए थे। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, एक्सपेक्टेड है, पता है इस समय एआई है। मैं जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो सी आया था, फिर सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, है ना, एक्सपेक्टेड है। अब एआई का कोई वर्जन चल रहा होगा, पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा होगा, जो भी चल रहा है एक्स वाई जेड। अब 5 साल बाद या 2 साल बाद उसमें कुछ अपडेट आ जाए, तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी तो आपकी आउटडेटेड होनी होनी है। टेक्नोलॉजी तो क्या होनी है, आपकी आउटडेटेड होनी होनी है। तो चेंज ये क्या है, इस पे डेप्रिसिएशन काउंटेबल होगा, तो एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस है कि हाँ, हमें कंफर्मेशन है कि ये आउटडेटेड होना ही होना है। ठीक है, चेंज इन डिमांड ये भी हो जाता है। A plant producing rubber shoes become absolute and demand shift from rubber shoes to leather shoes. डिमांड में बदलाव आ जाना। एक किसी समय में जैसे इसने एग्जांपल दिया कि लोगों में एक रुझान था या डिमांड थी किसकी, रबड़ शूज की, बट अब लोगों का रुझान किस और बढ़ गया, लेदर शूज की ओर बढ़ गया। तो डिमांड में बदलाव आ गया, डिमांड में चेंज आ गया, मार्केट नीचे चली गई। तो वो डेप्रिसिएशन का मतलब इसके ऊपर भी आपका, उसको हम क्या कह सकते हैं, आपका अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस उसे कहा जाएगा। आप ध्यान करें, आप तो बहुत छोटे हैं, आपको तो नहीं पता होगा, मुझे ध्यान है कि नोकिया का फोन आता है, या आपने आसपास देखा होगा, तो नोकिया का फोन आता था कीपैड का, जिसके अंदर सांप होता था, सांप वाला गेम होता था, वो गोले गोले से खा के बड़ा होता जाता था। उस समय वो टेक्नोलॉजी थी, उस समय टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन था, भाई नोकिया का फ़ोन यार, उसमें गेम है, मतलब उसमें कुछ नहीं, कीपैड वाला फ़ोन था, तो बहुत महँगा था। मुझे ध्यान है हमारे पिताजी ने रिलायंस का फ़ोन लिया था, उसका एंटीना इस तरह से खड़ा होता था, उस समय बड़ी टेक्नोलॉजी थी वो। उसको हम रिलायंस के फ़ोन को उसका एंटीना सा खड़ा होता था, बहुत महँगी कॉल भी हुआ करती थी। बाद में आप देखेंगे धीरे-धीरे बदलाव आता चला गया। आज तो आपको पता है कि हर व्यक्ति के हाथ में बम है ना? मैं इसे बम इसलिए कहता हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है बेटा, बहुत घातक चीज़ है, बहुत ही घातक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका सही रूप से इस्तेमाल करोगे तो कामयाब हो जाओगे, और अगर इसका आपने गलत रूप से इस्तेमाल करा, विनाश संभव है। खैर, तो आपको चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड समझ में आ गई, तो ये आपकी क्या है, आपके एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस है। अनएक्सपेक्टेड कौन सी हो गई,
नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अभी आपने कोविड आ गया, धड़ाम पूरी मार्केट धड़ाम हो गई। किसी ने एक्सपेक्ट थोड़ी ना करा था। कोई व्यापारी अपना व्यापार खोलने जाएगा तो वो शुभ लाभ लिखता है, यूं थोड़ा नहीं लिखता है कि शुभ हानि, हे भगवान मुझे हानि हो, मैं बर्बाद हो जाऊं, चौपट हो जाऊं, खत्म हो जाए मेरा व्यापार। ऐसा तो कोई कुछ नहीं करता। तो वही चीज है कि ये अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेज है। अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेज कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि नेचुरल क्लैमिटीज आ गई। कोविड किसी ने उम्मीद ही नहीं करी थी कि कोविड आ जाएगा, और आप देखें मार्केट पूरी की पूरी धड़ाम हो गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो वही चीज है आपकी। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड क्या हो गया? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। अनएक्सपेक्टेड क्या हो गया? नेचुरल क्लैमिटीज हो गई, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया। ये चीज है आपका, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया हुआ भी था, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इसके विषय में मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अगर बाई चांस आपको कभी मतलब कोई पॉइंट चीज आपको क्लियर ना हुई हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर प्लीज इस चीज को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं उस चीज को क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बेटा, हमें उस चीज पर फोकस करना है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। लंबे समय से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि कौन कौन से पोर्शंस क्या होते हैं, आते हैं। अब देखो टीआरजन वीकी ओरी जो बुक देगी आपको, ये तो इतनी मोटी बुक आती है, ये तो इतनी मोटी बुक आती है। और मेरे हिसाब से हमारे मेरठ में, पश्चिमी यूपी में इसकी जो कॉस्ट है 400 450 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, अब 400 450 रुपए में उनको तो मजबूरी है ना इतनी मोटी बुक बना के देना। नहीं तो बच्चों को लगा कि यार 400 450 रुपए भी जा रहे हैं और इतने मोटी इतने पतला कंटेंट दे रखा है इन्होंने, इतना मतलब कम कंटेंट दे रखा है। तो उनकी मजबूरी है, तो काफी अगड़म सगड़म इन्होंने भर रखा है इसमें। तो हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है। हालांकि अगड़म सगड़म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट हमारा क्या होता है, सीए के अंदर भी काम आता है। तो अगर कोई बच्चा आफ्टर 12th सीए या सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस की तैयारी करता है, या आईसीडब्ल्यू की तैयारी करता है, इंडियन कॉस्ट वेजेस अकाउंटेंट की तैयारी करता है, तो ये कंटेंट हमारा मददगार होता है। बट हमारे लिए अभी फोकस है सिर्फ 12th, सिर्फ 12th हमारे लिए फोकस है। बहुत तगड़ा हमारा कंटेंट आ गया, बहुत तगड़ा टॉपिक हमारा आ गया, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो पिछली बार पेपर में पूछा गया, जब मैंने पिछली बार बच्चों को कराया तो उन्होंने पूछा कि भैया सर आप इतना फोकस कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे, हमारे स्कूल पे तो फोकस ही नहीं करा जा रहा। उन्होंने तो सीधा नेशनल इनकम चालू कर दिया, उन्होंने सीधा गवर्नमेंट बजट चालू कर दिया, उन्होंने सीधा एएस एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड चालू कर दिया, उन्होंने सीधा मनी एंड बैंकिंग चालू कर दिया। तो मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ वहाँ पे ना वो टीचरों को दिक्कत क्या है, टीचर को सिलेबस कराना है। टीचरों को ना क्या रेशियो चाहिए कि हमारा रिजल्ट 100% आया, वहां रिजल्ट 100% चाहिए कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे पास हो जाएं, तो टीचर की नौकरी सुरक्षित रहती है, या टीचर को रहता है कि भाई मेरे सारे बच्चे पास हो गए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ टॉपर बनाए जाते हैं। तो इसलिए एक एक चीज पे फोकस करा जा रहा है, इसलिए छोटी छोटी चीज पे फोकस करा जा रहा है। और छोटी छोटी चीज ये नहीं है कि मैं आपको आईसीडब्ल्यू एस सी एस सी एस के लिए करा रहा हूँ, ये वो चीजें जो 1 या 2 नंबर में एग्जाम्स में आती है। टीचर बड़ा टॉपिक करा देता है, नेशनल इनकम 8 से 10 नंबर का आ रहा है, गवर्नमेंट बजट 6 से 8 नंबर का आ रहा है। नहीं, स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग्स, छोटी 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 पैडियों से हमें स्टार्ट करना है। स्टॉक एंड फ्लो क्या हुआ बेटा, पिछली बार पूछा और मैंने बच्चों से जुगा कि बेटा ये डेफिनेशन याद करके जाना। उनके भैया क्या करना है इसमें डेफिनेशन, मैंने कहा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बस 1 नंबर मिल जाएगा पूरा, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसे याद कर लो, क्या दिक्कत है याद करने में, इतना तो कर ही सकते हो ना। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है स्टॉक, अगर मैं अपनी आम भाषा में बात करूं तो स्टॉक का मतलब क्या है, फ्लो का मतलब क्या है। स्टॉक का मतलब इसे स्टॉक मार्केट से मत जोड़ देना, ठीक है। स्टॉक का मतलब है कि किसी चीज को बंद करके रखना, रोक के रखना, या रिजर्व रखना फ्यूचर के लिए, इज अ स्टॉक, ठीक है। फ्लो का मतलब क्या, तरलता, बहना, आगे की साइड निकलना, वो फ्लो है। और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके कि बताओ कि किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का एग्जाम्पल क्या है, फ्लो का एग्जाम्पल क्या है। तो स्टॉक की डेफिनेशन सिंपल है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। बेटा ऐसी कैसी डेफिनेशन खाना और जाके वहां छोड़ आना, ठीक है, नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक, फ्लो, फ्लो क्या है, फ्लो को देख लेते हैं, व्हाट इज फ्लो। अब मैं स्लाइड्स लेकर आता बेटा, स्लाइड्स पे हम काम कर रहे थे, स्लाइड्स पे हम कर ले आते हैं, मगर बुक से क्या ना, बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स हैं तो वो उनको थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं बुक पढ़नी कैसे, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, वो नहीं जा पा रहे हैं ट्यूशंस कहीं पर। तो
मेरे दिमाग में आइडिया आया, बुक को ही पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, है ना। अब क्या क्या अपने क्षेत्र एनसीईआरटी के साथ मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि टीआरजन वी के और संदीप गर्ग बड़े रूप से इस्तेमाल हो रही है। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जाने वाला हूँ एनसीईआरटी के साथ, इसलिए मैंने आपसे कहा लंबी लंबी वीडियो होने वाली है, घंटे घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हमारी होंगी और कोई इसमें कट नहीं मिलेगा। इसमें हो सकता बोलते हुए कुछ फंबल या कुछ ऐसा हो जाए तो कट लगाने की हमारे में भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि रात को शूट करने बैठे हुए, रात के 10 बज रहे तकरीबन इस समय, और उसके बाद फिर हमें इसको अपलोड भी करनी होगी। मतलब आपको नेचुरलिटी मिलेगी, रियल मिलेगा आपको, जैसा अक्षय भारद्वाज सर ऑफलाइन है वैसे ऑनलाइन है। होता नहीं कि हम कह रहे यार ये गलत हो गया, इसे काट दो, इसे हटा दो, ना भैया कुछ नहीं, इतना समय ही नहीं है भाई हमारे पास, अब तो अपने बच्चों को कंटेंट देना है। इज अ मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, ये अब सही है, ठीक है जी। मीनिंग ऑफ फ्लो, बेटा बुक लेके बैठे ना, बुक लेके बैठेंगे ना तो थोड़ा समझ पाएंगे कि हाँ ये टॉपिक हमें करना है। बुक लो और उस पर टिक करते चलो, ठीक है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टिक 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 टिक, बाकी सब चीज कुछ नहीं करनी, बाकी सारा क्या करें आप, जो मैंने पढ़ाया आप उसको याद करते चले। हाँ ठीक है, चलो हो गया। अब फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इस पे नंबर मिल जाएगा 1। स्टॉक मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक का मतलब क्या है, मेजर्ड at a particular point of time is a stock, measured as a specific period of time is a flow, is a specific period of time, उसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लो कहते हैं। बस 1 नंबर कब आया था, पिछले साल आया भैया, आप खोल के देख लेना, अपने पड़ोसियों से ले लेना, जो भैया भैया पेपर वेपर देके आए हो, तो उससे क्या कहा जाता है, फ्लो कहा जाता है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे स्टॉक, वेल्थ क्या है, स्टॉक है, लेबर फोर्स क्या है, स्टॉक है, कैपिटल क्या है, स्टॉक है, बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा आपने जमा करा, आपसे पूछेगा बैंक डिपॉजिट क्या है, बैंक डिपॉजिट मींस स्टॉक। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, पानी क्या है आपका, पानी आपका टैंक में भरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। एक मैसेज आ गया भैया का, देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपके अधिकारी हैं, तो उन्होंने कोई विज्ञप्ति भेजी है आपकी, 9, 10, 11, 12 की कोई विज्ञप्ति भेजी है, एकदम से अभी मैंने देखा, पता नहीं क्या विज्ञप्ति है, बाद में पढ़ लेंगे। 9th एंड 11th विज्ञप्ति, 10th एंड 12th विज्ञप्ति। गवर्नमेंट जॉब में शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक हैं, हमारे गुरुजी हैं, तो हमें वो अपडेटेड देते रहते हैं कि अक्षय ये बदलाव हुआ है 9th में, ये 10th में, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ विज्ञप्ति, है ना, ये अभी आई है, ये अभी विज्ञप्ति आई, गुरुजी हमारे, पढ़ के देखते हैं, लो गुरुजी कितना आप पढ़ो, देखो क्या भेजा सन 9, 10 की विज्ञप्ति है जी। तो बेटा ये क्या, वाटर टैंक इन द ओवरहेड टैंक, वाटर टैंक मतलब पानी भरा हुआ है टैंक के अंदर, तो वो क्या स्टॉक है। थोड़ा कॉमन सेंस में लगाना, सब चीज रट के नहीं जाई जा सकती, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि स्टॉक का एग्जांपल, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ टैंक में, तो स्टॉक हो गया, बैंक में आपने पैसे जमा करे, स्टॉक हो गया। फ्लो क्या है, इनकम, इनकम क्या है, फ्लो है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री फ्लो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, फ्लो है। आपका कैपिटल पे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इज अ फ्लो, ठीक है। लीकेज ऑफ वाटर, पानी बह रहा है या लीकेज हो रहा है, टैंक में नीचे छेद हो गया और वहां से पानी बह रहा है, तो ये क्या आपका फ्लो है, ठीक है भैया। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मेरठ, या मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, XYZ कुछ भी है, मतलब मैं कह रहा हूँ 80 किलोमीटर है, इतना ही है तकरीबन, ठीक है। क्यों सर, इतना ही होगा दूरी, 80 किलोमीटर के आसपास मेरठ टू दिल्ली, 50-60 किलोमीटर है, तो अब क्या है, ये स्टॉक है, मेरठ से दिल्ली क्या है, स्टॉक है। एक बच्चे इस तरह का एग्जांपल पूछेगा बोर्ड में कि डिस्टेंस बिटवीन ये, तो ये नहीं कि यार हमें तो पता नहीं कितनी डिस्टेंस है, भैया ये एग्जांपल पूछ रहा है, ये स्टॉक है, फ्लो है, स्टॉक है, 60 किलोमीटर है। फ्लो क्या है आपका, कि आप स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, आप बाइक से, आप कार से मेरठ से दिल्ली जा रहे हो, वो फ्लो है। आपने साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक 9th में 10th में पढ़ा था शायद आपने, डिस्प्लेसमेंट और अ डिस्टेंस, तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, हमें वो साइंस में नहीं घुसना, हमें अपने इकोनॉमिक्स में रहना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वो कॉमन सेंस लगाना है, इज अ स्टॉक और फ्लो, ठीक। वेल्थ इज अ स्टॉक, लेबर फोर्स इज अ स्टॉक, कैपिटल पैसा जमा करने का स्टॉक है, पानी भर के रख दिया टैंक में, स्टॉक है, टंकी में गेहूं डाल के रख दिया, स्टॉक है, टंकी के नीचे छेद हो रहा है उसमें से पानी निकल रहा है, वो फ्लो है। इज इट क्लियर, ठीक। ध्यान रखना बेटा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो की, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज अ फ्लो,
ये आपके फ्लो की डेफिनेशन और स्टॉक की डेफिनेशन, मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? चलो जी, हो गया ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, है ना। ये टॉपिक हो गया और तो कुछ नहीं रहा। स्टॉक ऑफ फ्लो का डिफरेंस पूछ लिया था, बहुत मुझे ध्यान है मेरे 2013-14 में शायद पूछा था 2 नंबर का, मगर अब तो स्टॉक और फ्लो एक एक नंबर में ही आ रहे हैं। मतलब 2 नंबर का मतलब डिफरेंस आपसे पूछ लिया गया था। आपको कोई डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ स्टॉक की डेफिनेशन याद करके जाएं, फ्लो की डेफिनेशन याद करके जाएं। डिफरेंस पूछा जाएगा तो स्टॉक की डेफिनेशन लिखें, उसके एग्जाम्पल्स लिखें, फ्लो के डेफिनेशन लिखें और उसके एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे भर भर के नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, भर भर के नंबर मिल जाएंगे। एक एक नंबर का आपको क्वेश्चन है, कोई नहीं बताने का। आपको कोई नहीं बताने का मतलब ये तो नहीं कह सकते कोई नहीं बताने का, मगर स्कूल टीचर्स पे बहुत कम फोकस रखते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको रुक के बताऊंगा, रुक के इन द सेंस जब हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तब बताऊंगा कि इंटरसेक्टरल फ्लो, क्योंकि उसमें से डिलीटेड है, इंटरसेक्टर फ्लो डिलीटेड है, रियल फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई थिंक 2 सेक्टर इकोनॉमी हमारा सिलेबस में है, वो थोड़ा सा मुझे एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा, तो इसलिए इस वाले कंटेंट को मैं बता नहीं रहा हूँ। हाँ, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ बादशाह क्वेश्चन, ये आता ही आता है। इसे खा जाओ, खा जाओ, इसे खा लो, खाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है क्या? मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, क्योंकि उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं रिकैप कर देता हूं छोटा सा। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़े बेटा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इसकी डेफिनेशन। ठीक, हमने ड्यूरेबल गुड्स पढ़ा, हमने सेमी ड्यूरेबल गुड्स पढ़ा, हमने सर्विसेज पढ़ी। इनके इनके ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स की डेफिनेशन के साथ नहीं जाना है, बस इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेना। हाँ, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन कर लेना। हमने इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला करा, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट आपकी 2 तरह की होती है, वो हमने पढ़ ली, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने क्या कवर करा? डेप्रिसिएशन कवर करा हमने। डेप्रिसिएशन 3 फॉर्म में लगता है, नॉर्मल, वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने स्टॉक और फ्लो कवर करा। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये हमने कवर कर लिया कि स्टॉक के एग्जांपल्स कवर कर लिए, फ्लो के एग्जांपल्स कवर कर लिए। देन अभी मैंने एक टॉपिक छोड़ा यहाँ पे, 2 सेक्टर इकोनॉमी, वो मैंने अभी छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा, बाद में आपको जब हम क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये थोड़ा सा आप पढ़ें उसे। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ बेटा, ये बादशाह क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल कभी मत छोड़ के जाना। ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। 4 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ, देखो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो पूरा फ्लो आपको बताएंगी क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब मनी कहाँ गया मार्केट में, कहाँ चला गया, कैसे कैसे सब चीज़ें हुई, प्रॉफिट क्या है, खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। वो वीडियो हम आपके लिए बाद में ले आएंगे। सिर्फ मेरा आज के जो वीडियो, जो हमारा आज चैप्टर देने का मुद्दा है कि भैया इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इसे पकड़ लो, इसे याद कर लो, दैट्स खत्म। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेटा याद करके जाना, रट के जाना, 3 एक्टिविटी कभी भी किसी भी इकोनॉमी में खत्म नहीं होती। कैसी इकोनॉमी हो, क्लोज्ड इकोनॉमी हो, ओपन इकोनॉमी हो, खत्म इकोनॉमी हो, बर्बाद इकोनॉमी हो, चौपट इकोनॉमी हो, पाकिस्तान इकोनॉमी हो, अफगानिस्तान इकोनॉमी हो, इराक इकोनॉमी हो, खत्म से खत्म देश हो, मरा से मरा देश हो, केनिया हो, कोई भी हो, 3 चीज कभी खत्म नहीं होती इकोनॉमी में। 3 चीज, 3 थिंग्स नेवर स्टॉप्ड इन इकोनॉमी। फर्स्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चीजें कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होने की। जब तक समाज है, जनसंख्या है, ना तो प्रोडक्शन रुकेगी ना सर्विसेज रुकेंगी। ठीक है। सेकंड वन इज जनरेशन ऑफ इनकम। हाँ, आप नौकरी छूट गई, बेरोजगार आप हो गए, सभी नहीं। अगर भारत में तो ऐसी स्थिति कभी आए ना, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ ऐसा स्थिति ना हो, मगर अभी हमारे बेचारे पड़ोसी मुल्क के साथ ऐसी स्थिति है। या आप देखोगे वो क्या नाम है, गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन और जो वाला वहाँ पर इस तरह की चीज़ें दिक्कत बनी हुई है, इस तरह वाली प्रॉब्लम बनी हुई है, तो सभी लोग बेरोजगार नहीं होंगे, सभी लोग बेरोजगार नहीं होने। जनरेशन ऑफ इनकम रहेगा, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में रहे, भत्ता मतलब मजदूरी करे, इंटरेस्ट के फॉर्म में रहे, रेंट के फॉर्म में रहे, प्रॉफिट के फॉर्म में रहे। इट मीन्स इनकम नेवर बी जीरो इन इकोनॉमी, इनकम इज नेवर बी जीरो इन इकोनॉमी। इनकम कभी भी इकोनॉमी में जीरो नहीं होगी, सभी की। अब 150 करोड़ का भारत है,
ऊपर का भारत है, 150 करोड़ से ऊपर का भारत है, सभी लोग बेरोजगार नहीं होने के। हाँ, ये हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाता था, अब मैं 60,000 कमाने लगा, 50,000 कमाने लगा, है ना? ये चीज हो सकती है, बट जब तक जान है, बुद्धि है, तो हम कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करते रहेंगे, जनरेशन ऑफ इनकम, चाहे वो किसी भी टर्म में हो, वेजेस के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, रेंट के फॉर्म में हो, या प्रॉफिट के फॉर्म में हो। तो प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता बेटा, जनरेशन ऑफ इनकम कभी नहीं रुकती। थर्ड वन इज एन एक्सपेंडिचर, खर्चे कभी नहीं रुकते, ना इनकम कभी जीरो होती, ना खर्चे कभी जीरो होते, ना प्रोडक्शन कभी जीरो होती, ना सर्विस कभी जीरो होती। ये हो सकता है कि भाई मेरा महीने का राशन 2,000 का आ रहा था, अब 1,000 खाने लगा, या 500 का आने लगा। भाई पहले मैं दावत का चावल खा रहा था, बासमती चावल खा रहा था, लाल किला खा रहा था, अब मैं 20 रुपए किलो वाला चावल खाने लगा। पहले मैं शक्ति भोग खा रहा था, पहले मैं बाबा रामदेव खा रहा था, बाबा रामदेव मतलब बाबा रामदेव का आटा खा रहा था। खा गए वैसे बाबा रामदेव, ठीक ठाक खा गए हमारे देश को। अच्छा है, अच्छा है, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगा। देखो पतंजलि पंतजलि एक अच्छा उभार के लेकर आए हैं बाबा रामदेव, मगर बहुत सामान अब खराब आ रहे हैं बाबा रामदेव के, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। खैर, अब क्या है आपका, 3 एक्टिविटी कभी जीरो नहीं होती, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। खर्चे भी कभी जीरो नहीं होते, खर्चे कभी जीरो नहीं होंगे बेटा। ये जैसे ही आपको पेपर में पूछेगा ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसका मतलब है आपसे बोर्ड क्या चीज पूछना चाह रहा है, आपसे बोर्ड ये 3 चीज पूछना चाह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर। ये कभी भी जीरो नहीं होते, ठीक है। द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी, ये क्या लाइफ लाइन है किसी भी इकोनॉमी की, लाइफ लाइन ये 3 चीजें हैं, इनकम, खर्चा, एक्सपेंडिचर एंड द प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। तो आप क्या करेंगे, खा के जाएं, मतलब याद करके जाएं, इसको आप याद करके जाएंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको बहुत इसको फायदा मिलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जो मैंने आपको बताया। ये नीचे एक छोटा सा कॉलम दे रखा है, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आप याद करके जाएं। बच्चों से ये कहता हूँ कि जो थोड़े से बच्चे इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं होती है, तो उनको मैं सजेशंस देता हूँ ज़्यादातर, कि आप क्या करें, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यहाँ तक ये पूरा का पूरा याद करके चले जाएं, याद कर इसको रट लें, और ये डायग्राम बना दें। और क्या बना दें, आजा भाई नीचे आजा, कहाँ अटक गया, ये डायग्राम बना दें। ये डायग्राम बनाया है बेटा, ये डायग्राम, ये देख लो इसे, मतलब ये डायग्राम बनाया हो बस। 4 नंबर, इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो उसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आप, थोड़ा और बेहतर एक्सप्लेन कर दो नीचे जो दे रखी है। बट अगर किसी की इंग्लिश में दिक्कत है तो आप क्या करो, ये जो मैंने बताया 3 चीज लिख कर आओ, ये डायग्राम बना दो, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द डिपोजिशंस ऑफ एक्सपेंडिचर। टीचर नंबर दे देता है, बोल्ड कॉपी चेक करने मैं भी जाता हूँ, तो होता है हमारे ऊपर दबाव कि बच्चे ने लिखा है, मतलब बच्चे को पता है वो कहना क्या चाहता है, नंबर दे दो, तो नंबर दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। इसको मैंने अब लगातार वीडियो आएगी, कल मैं 3rd चैप्टर की वीडियो लेकर आऊंगा। अभी से जरा पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा कर दूं। ये चैप्टर हमारा बेटा क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक, इसमें आपको आगे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया वो करना। इस चैप्टर को बेटा अर्थी का भूत बना दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कराया उसको कर लेना। एक बार मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड पर क्या क्या मैंने टॉपिक कराए हैं। ठीक, इस चैप्टर को अर्थी का भूत बना दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इस चैप्टर के साथ हो चुका है। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस और नोट्स क्या करूंगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कल मैं आपको कोशिश मेरी रहेगी, कल मैं जो चैप्टर लेकर आऊंगा आपके सामने बेटा, नेशनल इनकम लेकर आ रहा हूँ। ऑफलाइन बच्चों की कई बार कह रहे हैं कि सर नेशनल इनकम खा के मरोगे यार, नेशनल इनकम को इतना तो डर बैठा दिया स्कूल टीचरों ने नेशनल इनकम के ऊपर। कुछ नहीं है, नेशनल इनकम के कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर, आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैडमार्ट स्टडी सर्किल। ठीक है जी, अभी चल रहा है थोड़ा सा कंटेंट, अभी मत काटना। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो हमारी क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक, आप हमारे यहाँ पर जैसे आप इसको सब्सक्राइब कर लें बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और बेल आइकन आप दबा लें। ठीक, बेल आइकन आप दबा लें, जैसे कि कोई भी नई वीडियो आपके पास आती है तो पहुँच जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। इसको आप ओपन करें तो आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में
मिल जाएगी ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय अक्षय भारद्वाज सर। आप यहाँ पे जाके फर्स्ट चैप्टर कवर कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर की वीडियो मैंने आपको बता दी है, सेकंड चैप्टर की वीडियो मैंने आज आपकी कवर कर दी है पूरी की पूरी, वो अपलोड हो जाएगी जल्द से जल्द, नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, उससे आप बेफिक्र रहें। ठीक बेटा, लगातार मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो खूनी भैंसे हो जाएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है जी, सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जरा छोटा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको, छोटा सा रिकॉल का आपको करा देता हूँ क्या क्या चीज हमने करी है, क्या क्या चीज हमने करी है उसके विषय में आपको बता देता हूँ। बेटा चैप्टर 1 जो हमारा है, गुरुजी देखना ये कैसा आ रहा लिखा हुआ है, ब्लैक की जगह और कुछ लो गया। अच्छा अब सही है, ये अब सही है। ये सही है, ब्लैक सही है, नहीं दिख रहा। येलो दिख रहा होगा, ठीक है, थैंक यू सर। अभी सीख रहे हैं इस चीज को, ये ब्लैक वाला नहीं मिट रहा, चलो छोड़ो। ठीक बेटा, आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बेटा 3 नंबर कवर करेगा बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको 3 नंबर का करा चुका हूं, इसका मतलब ये है ये 3 नंबर क्या कर रहा है आपका, कवर कर रहा है। 3 मार्क्स का आपका कवर हो चुका है, क्लियर। 3 मार्क्स का कंटेंट आपको कवर करा चुका हूँ, जिसमें हमने आज जो जो चीज पढ़ी उसको आप थोड़ा सा देख लें और आगे बढ़े। कल मैं अपना नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप अपना प्यार बना के रखें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, बेल आइकन दबा के रखें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, दबा के सब्सक्राइब करें। मैं अक्षय भारद्वाज आपके साथ वचन आपको देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक जुड़ा रहूंगा आपके साथ, और लास्ट में आपको एक संजीवनी बूटी भी दूंगा लक्ष्मण रेखा के साथ। अगर उस लक्ष्मण रेखा के साथ आपने संजीवनी बूटी ली तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। 80 में से 75 नंबर की गारंटी मेरी है, 5 नंबर आपके ऊपर छोड़ता हूं, परमपिता परमेश्वर महादेव पे छोड़ता हूं। आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं सच्चे मन से मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, बिना किसी स्वार्थ के साथ मेहनत कर रहा हूं, तो अवश्य मुझे भी सफलता मिलेगी। मुझे अच्छा लगेगा जब 2026 में कोई बच्चा कॉल करके हमें कहे कि सर मैं आपकी वीडियो देख रहे थे, उसको हमने फॉलो करा और उससे हमारे ये नंबर बने। ऑफलाइन बैचेस बेटा हमारे 3 ब्रांचेस पे चालू हैं, जैसे कि हम पहले भी बता चुके, सुपरटेक पाम ग्रीन इन मेरठ, सेक्टर 5 मेरठ, और आपका पंचवटी ब्रांच। आप वहां पर आके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं, एक बार हमारा 7 दिन का डेमो फ्री है, उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हर हर महादेव।